आज हम आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं वो 1950 में हुए द प्लेनफील्ड बुचर केस की कहानी है, जिसमें अमेरिका के एक सीरियल किलर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी इंसान को डेड बॉडीज का ऐसा एडिक्शन हो सकता है कि वो उन बॉडीज को उनकी कब्र से खोद कर लाए और फिर उन लाशों की स्किन निकालकर अपना ऑब्सेशन पूरा करे। ये दहशत भरी कहानी अमेरिका के एक ऐसे शैतान की है जिसका एडिक्शन था ह्यूमन डेड बॉडी। वो पहले डेड बॉडीज की स्किन निकालकर उनसे फेस मास्क और ग्लव्स बनाता था और फिर उनको पहनकर ह्यूमन स्कल्स में सूट पीता था। यही नहीं, वो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी अपने घर में फर्नीचर और शोपीस की तरह रखता था। हालांकि आज तक बहुत लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये घटना 1950 के दशक की है। लेकिन टेक्सास चेनसॉ मैसेकर नाम की एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आप भी सच्चे अपराधों, रहस्यों और कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल के स्टोरी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है अमेरिका की, जो एक ऐसी कंट्री है जहां दुनिया का हर दूसरा आदमी जाकर सेटल होना चाहता है और अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अगर अमेरिका की क्रिमिनल हिस्ट्री पे गौर किया जाए तो वहां दफन कुछ काले राज ऐसे भी हैं जिनमें दुनिया के सबसे विश्वासघाती और खतरनाक सीरियल किलर्स ने अपनी खून की प्यास को मिटाने के लिए न जाने कितने मासूमों की जान ली है। ये कहानी भी एक ऐसे सीरियल किलर की ही है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में, जहां एक छोटा सा गांव प्लेनफील्ड था। दिन था शनिवार, तारीख 16 नवंबर 1957। हर छोटे शहर की तरह यहाँ भी लोग शांति का जीवन जीते थे और हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन लोगों और पुलिस को ये अनुमान भी न था कि उस दिन जो घटना होने वाली थी वो हमेशा के लिए उस गांव का नाम ऐसे बदनाम कर देगी कि कोई वहां जाकर रहना भी नहीं चाहेगा और आने वाले कई सालों तक उनका ये गांव दुनिया के सबसे बड़े और घिनौने सीरियल किलर्स के नाम से भी जाना जाएगा। इस छोटे से गांव में बर्निस वार्डन नाम की एक औरत अपना हार्डवेयर स्टोर चलाती थी। रोज की तरह उस दिन भी वो औरत अपने घर से निकलती है और स्टोर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है। उसकी दुकान पूरे दिन खुली रहती थी। नवंबर में काफी ठंड थी और बर्फ पड़ने की वजह से पूरे गांव ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। उस दिन दोपहर के बाद जब स्टोर पर कस्टमर्स आना शुरू होते हैं तो दुकान और खिड़कियां अंदर से बंद पाते हैं और अंदर लाइट जलती देखते हैं। ये उनके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि बर्निस वार्डन कभी भी दिन में दुकान बंद नहीं रखती थी और दुकान पर कोई ना कोई जरूर रहता था। दरवाजे पर इंतजार कर रहे कस्टमर्स की आशंका बढ़ती जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आज दुकान के दरवाजे बंद क्यों हैं, जबकि उस दिन से ही अमेरिका में डियर हंटिंग सीजन स्टार्ट हुआ था और ये हंटिंग का पहला दिन था, तो दुकान बंद होना अस्वाभाविक है। कुछ घंटों इंतजार करने के बाद कस्टमर्स बर्निस के बेटे फ्रैंक वार्डन को दुकान पर बुलाते हैं, जो कि सिटी का डिप्टी शेरिफ भी था। फ्रैंक भी जंगल में हंटिंग करने गया था। उसको जैसे ही ये खबर मिलती है वो अपनी पुलिस फोर्स लेकर आता है और अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए वहां जमा भीड़ से पूछताछ करने लग जाता है। बर्निस की हार्डवेयर स्टोर के सामने एक पेट्रोल पंप भी था, जिसका मालिक बर्नार्ड जूनियर था। वो फ्रैंक को बताता है कि उसने सुबह 8:30 बजे बर्निस को दुकान खोलते हुए देखा था। उसके बाद करीब 10 बजे एक येलो ट्रक आता है और उसमें एक आदमी दुकान से सामान लेकर चला जाता है। बर्नार्ड को लगता है कि बर्निस ने ये ट्रक ड्राइवर डिलीवरी के लिए नौकरी पर रखा होगा। उसके बाद से उसने सिर्फ दुकान में लाइट जलते हुए देखी थी, लेकिन बर्निस को कहीं नहीं देखा, जिसके चलते उसको शक भी हुआ कि आज हंटिंग सीजन के पहले दिन पर काफी कस्टमर सामान लेने आएंगे, लेकिन बर्निस ने हार्डवेयर स्टोर बंद क्यों किया हुआ है। फ्रैंक को भी ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसकी माँ ने पिछली रात ही उसको बताया था कि अगले दिन दुकान पर हंटिंग सीजन की वजह से अच्छी सेल्स होने वाली है। ये सब सुनते ही फ्रैंक वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम को एक येलो ट्रक को ट्रेस करने के लिए बोल देता है और अपनी माँ की दुकान की तरफ बढ़ता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। घुसते ही दुकान में इतना सन्नाटा और बुरी हालत देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। फ्रैंक काउंटर की ओर अपना रास्ता बनाता है और देखता है कि वहाँ फर्श पर नोट बिल्स बिखरे हुए हैं। न केवल बर्निस बल्कि कैश रजिस्टर भी गायब था। फ्रैंक को लगता है कि दुकान में चोरी हो गई है, लेकिन जैसे ही वो बिलिंग काउंटर के पीछे देखता है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। काउंटर के पीछे खून के छींटे और एक बड़ा भयानक निशान था, जो दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून से लथपथ लाश को बड़ी बेरहमी से घसीटा हो।
ये पूरा क्राइम सीन देखने के बाद फ्रैंक परेशान हो जाता है और अगल-बगल पूछताछ करने लग जाता है। करीब 2 घंटे बाद वायरलेस पर मैसेज आता है कि कुछ लोगों ने एक येलो ट्रक आर्चर एंड सेकेंड एवेन्यू के बाद जो जंगल है, वहां साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते देखा है। ये सुनते ही फ्रैंक तुरंत समझ जाता है कि उसकी माँ के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि उस तरफ के जंगलों में सिर्फ 2 ही फैमिलीज के घर थे। लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो फिर से अपनी माँ के हार्डवेयर स्टोर में जाता है और अच्छे से तलाशी लेता है। छानबीन के दौरान फ्रैंक को एक आइटम का बिल मिलता है। एक आदमी ने उसी दिन हार्डवेयर स्टोर से कार एंटी फ्रीज लिक्विड खरीदा था और ये बिल उसी सेल की एंट्री थी। ये वही आदमी था जिसने कुछ दिनों से ही बर्निस के हार्डवेयर स्टोर पर आना जाना शुरू किया था और बर्निस को साथ में रोलर स्केटिंग करने की जबरदस्ती भी की थी, जिसके बाद पूरी कम्युनिटी में ये आदमी बदनाम हो गया था। फ्रैंक को ये भी याद आता है कि यही आदमी एक दिन पहले भी स्टोर पर डीप फ्रीजर खरीदने आया था। इन सबूतों की सारी कड़ियां एक ही आदमी की ओर इशारा कर रही थी, आर्चर एंड सेकेंड एवेन्यू जंगलों के बीच 2 फैमिलीज में से एक फैमिली का मेंबर एडवर्ड गीन, एक ऐसा दरिंदा जिसकी हवस आज दुनिया के सामने बेनकाब होने वाली थी। फ्रैंक भारी मन से तुरंत पुलिस फोर्स लेकर एडगिन के पुराने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है, जो कि काफी सुनसान एरिया में था और जंगल से घिरा हुआ था। फार्म हाउस पहुंचते ही फ्रैंक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर पूरी टीम घर के पीछे जाती है और वहां बने वुडशेड में घुसती है। वुडशेड में जाते ही पूरी पुलिस टीम को जो नजारा दिखता है, उसे देख 2 पुलिस वाले वॉमिट कर बेहोश हो जाते हैं। वो नजारा इतना भयानक और घिनौना था कि फ्रैंक भी सदमे में आ जाता है। यह दृश्य उसको जिंदगी भर सताने और परेशान करने वाला था। पुलिस अधिकारियों को वुडशेड पूरा बिखरा हुआ मिला था। अंधेरे में जब उन्होंने टॉर्च लाइट मारी तो उसमें कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे और चारों ओर बड़े बड़े बॉक्सेस और फर्नीचर पड़े थे, जिसमें से रॉटन फ्लेश की स्मेल आ रही थी। लेकिन अभी तक बर्निस का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। जांच के दौरान अंधेरे में एक पुलिस वाले की ऊपर लटकी किसी चीज से टक्कर हो जाती है। जब उसने टॉर्च सीलिंग पर मारी तो जो उसने देखा वो दिल दहलाने वाला दृश्य था। उसने बर्निस वार्डन के बेजान लाश को सीलिंग से उल्टा लटके हुए पाया। उस लाश के हाथ बंधे हुए थे और सर गायब था, और उस लाश से जमीन पर खून टपक रहा था, मानो किसी ने बड़ी बेरहमी से सर धड़ से अलग किया हो और शरीर से पूरा खून निकलने के लिए उल्टा हुक से टांग दिया हो, जैसे भेड़ बकरी को काट कर उल्टा टांग देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस वालों को भी नहीं पता था उस घर में जो उन्हें मिलने वाला था वैसे आज तक किसी देश के किसी घर में नहीं मिला हुआ, और ये क्रिमिनल वर्ल्ड को आने वाले कई सालों तक हिला कर रख देगा। लाश मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मेन घर का दरवाजा तोड़ दिया और तहकीकात शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स कीन के घर में एंटर करते हैं, उन्हें और ज्यादा डिस्टर्बिंग और हैरतअंगेज चीजें मिलती हैं। पुलिस को किचन में सूप बोल मिलते हैं जो ह्यूमन स्कल से बने थे। कई बड़े बड़े जार्स ह्यूमन ऑर्गन्स और हड्डियों से भरे हुए थे, और फ्रिज में 9 कटे हुए फीमेल प्राइवेट बॉडी पार्ट्स और लिप्स रखे हुए थे जो एडगिन डिनर में खाता था। जैसे जैसे अधिकारियों ने एड के रूम की तलाशी ली, वहां उन्हें दीवार पर लटके 9 फेस मास्क भी मिले जो ह्यूमन स्किन से बने हुए थे, मानो कि किसी ने ये मास्क आर्टवर्क समझ के लटकाए हों। यहाँ तक कि उस कमरे की चेयर्स और लैम्प शेड पर भी ह्यूमन स्किन की स्टिचिंग हुई थी और फर्नीचर जैसे सजाया हुआ था। साथ ही साथ पुलिस को बर्निस वार्डन का कटा सर और उसका दिल एक प्लास्टिक बैग में मिले। यही नहीं, वहां एक ऐसी बेल्ट भी मिली जो फीमेल ब्रेस्ट के टुकड़े जोड़कर स्टिच की हुई थी। पुलिस के अनुसार एक और लड़की जिसका नाम मैरी होगन था, कुछ महीने पहले उसी गांव में गायब हुई थी और उसकी तलाश भी जारी थी। उस लड़की का फेस मास्क और बालों का विग भी उसी कमरे में एक पेपर बैग में मिला। उस रात छानबीन के दौरान पुलिस को उस कचरे से भरे घर में एक कमरा भी मिला जो बाहर से लकड़ी के बोर्ड से बंद किया हुआ था। यही वो कमरा था जिससे इन सारी चीजों का कनेक्शन था। पुलिस उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसती है तो देखती है कि ये कमरा ऑगस्टा गेन का था, जो एडगिन की माँ थी। इस घर में यही एक कमरा था जो पूरी तरह से साफ था और एक रॉकिंग चेयर के बगल में बाइबल रखी हुई थी। बाद में पुलिस इंटरोगेशन में पता चलता है कि एड अपनी माँ को भगवान मानता था और ये सब उसने अपनी माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था। आइए जानते हैं एडगिन और उसकी माँ की पूरी रहस्यमयी कहानी। एडवर्ड और हेनरी 2 भाई थे जो प्लेनफील्ड गांव में रहते थे।
उन दोनों के फादर जॉर्ज गीन एक अल्कोहलिक थे, जिसके चलते घर में उनकी मदर ऑगस्टा का ही इन्फ्लुएंस था और वो अपने हस्बैंड और बच्चों को वर्बली अब्यूज करती थी और उनका मजाक उड़ाती थी। ऑगस्टा खुद एक औरत होने के बावजूद पूरी औरत समाज से नफरत करती थी। उनका ये सुपरस्टिशन था कि औरतें आदमियों को बर्बाद कर देती हैं। यही रीजन था कि ऑगस्टा चाहती थी कि उसके दोनों बेटे किसी भी औरत से ना मिले और रियलिटी में वो बार बार रिलीजियस तरीकों से अपने बच्चों के दिमाग में ये बात भरती थी कि सारी औरतें बुरी होती हैं और अपनी लस्ट मिटाने के लिए मर्दों को शिकार बनाकर कार्डिनल सिंस करती हैं। उसको ये डर था कि कहीं कोई औरत उसके बच्चों को उससे दूर न कर दे। ऑगस्टा के कट्टर रिलीजियस होने और औरतों के खिलाफ गंदे विचारों के बावजूद भी छोटा बेटा एडवर्ड अपनी माँ को बहुत मानता था और बचपन से उनकी कही हर बात उसके दिमाग में घर करती चली गई। हालांकि बड़ा भाई हेनरी अलग था। वो ये देख बहुत परेशान होता कि उसकी माँ के कहने पर उसका भाई सारी लड़कियों को बुरा मानने लगता था और कभी भी किसी सोशल गैदरिंग या फंक्शन में नहीं जाता था। हेनरी ने एक डाइवोर्सी से शादी भी की, जो इस बात का प्रूफ करती है कि भले ही दोनों भाइयों को उनकी माँ से एक समान परवरिश मिली हो जो औरतों के अगेंस्ट थी, लेकिन सिर्फ छोटे भाई एड के दिमाग में ये बात इस तरह छाप छोड़ गई कि आगे जाकर उसने बड़े बड़े अपराध करने पर जरा भी अफसोस नहीं किया। फिर आता है साल 1940, जब एड और हेनरी के फादर की एक हार्ट अटैक में डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद 1944 में हेनरी भी एक फायर एक्सीडेंट में मारा जाता है। रूमर्स की माने तो एडवर्ड ने ही एक दिन अपने भाई को फार्म पर काम करने के बाद जलाकर मार डाला था, क्योंकि उसका बड़ा भाई माँ के खिलाफ था और एड चाहता था कि उसकी माँ का सारा प्यार सिर्फ उसे ही मिलता रहे। अपनी माँ की तरफ डिवोशन, इतनी खतरनाक फॉलोइंग और सुपरस्टिशन ने ही एड को शायद एक सीरियल किलर बना दिया। 1945 में एड की माँ की डेथ हो जाती है और यही वो इंसिडेंट था जब एडवर्ड के अंदर सब कुछ बदल जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी की किताबें पढ़ने लग जाता है। फीमेल बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट्स के प्रति उसका ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो डेली लोकल न्यूज़पेपर्स में ऑबिचुरीज देखता था और फिर रात को कब्रिस्तान से फीमेल डेड बॉडी खोद कर निकाल लाता था और उन बॉडीज को एक्सप्लोर करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसे डेथ रिलेटेड टॉपिक्स पर रिसर्च करना अच्छा लगने लगा था, लेकिन जैसे समय बढ़ता गया वैसे डेड बॉडीज पर इन एक्सपेरिमेंट्स ने उसके अंदर एक जुनून सा पैदा कर दिया, ऐसा पागलपन भर दिया कि उसकी पर्सनालिटी एक भयानक दरिंदे के रूप में बदल गई। 8 दिसंबर 1954, बर्निस मर्डर केस के 3 साल पहले मैरी होगन नाम की एक औरत भी प्लेनफील्ड गांव में गायब हुई थी। यही औरत एड का पहला शिकार भी बनी, जिसका फेस मास्क और विग पुलिस को एड के घर की तलाशी में मिला था। बर्निस वार्डन केस में पुलिस एड गीन को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार करती है और विस्कॉन्सिन स्टेट क्राइम लैब ले जाती है और चार्जशीट फाइल करने के लिए उसका बयान दर्ज करती है। एड गीन पुलिस वालों को बयान देने से पहले एक अजीब डिमांड रखता है कि जब तक उसको एप्पल पाई और चीज नहीं मिलेगा वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। ये डिमांड पूरी होने के बाद जब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप जाती है। एडवर्ड गीन ने कन्फेस किया कि उसने न सिर्फ बर्निस और मैरी का मर्डर किया था, बल्कि उसने मास्क बनाने के लिए ग्रेवयार्ड से लगभग 40 लाशों की भी चोरी की थी और वो उन लाशों के बॉडी पार्ट्स और स्किन निकालकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो इसको मेमोरी वेस्ट फैशन बोलता था, जिसमें उसने पैरों की लेगिंग्स और कमर के लिए बहुत सारे कॉर्सेट्स भी बनाए थे। एडगिन ये सारी चीजें पहनकर अपने को औरत समझने लगा था। पुलिस उससे ये भी सवाल करती है कि क्या उसने कभी डेड बॉडीज के साथ रेप भी किया था, तो वो हंसकर जवाब देता है कि उनमें से बहुत स्मेल आती थी, लेकिन उसने उन बॉडी पार्ट्स को टेस्ट जरूर किया था। वो ये भी बताता है कि उसे मेंटल डिसऑर्डर था और उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसमें उसे हेलुसिनेशंस होती थी और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती थी जो उसे ये सब करने पर मजबूर करती थी। पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन तो तब निकल गई जब एडगिन ने इंटरोगेशन में ये सब करने का एक अनोखा रीजन बताया। ये सब करके वो अपनी माँ को पाना चाहता था। उसने अपनी माँ की डेड बॉडी भी कब्रिस्तान से चोरी की थी और उनकी स्किन से बने कपड़े पहनकर आधी रात को मूनलाइट में डांस करता था। ऐसा करने से उसको उसकी माँ के पास होने का एहसास होता था। 16 नवंबर 1957 की काली रात को एडगिन नाम के आदमी के पीछे छुपा हुआ असली दरिंदा दुनिया के सामने आया। उसके बाद कोर्ट केस चला और गिन को मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया जाता है
और सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए भेज दिया जाता है। 1 साल बाद एडगिन के फार्म हाउस को नीलाम करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है, लेकिन नीलामी से पहले ही उसके घर को जलाकर राख कर दिया जाता है। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो एक्सीडेंट था या किसी ने आग लगाई थी। 10 सालों बाद 1968 में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में एक बार फिर से इस केस की सुनवाई की जाती है और गीन को फर्स्ट डिग्री मर्डर में दोषी पाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां उसकी 77 साल की उम्र में कैंसर से डेथ हो जाती है। उसे उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसकी मां के बगल में ही दफनाया जाता है। इसके बाद ये एडगिन की अनोखी अनसुनी कहानी कई मॉडर्न हॉरर फिल्मों की इंस्पिरेशन बनी, जैसे साइलेंस ऑफ द लैम्स, एड एंड हिज डेड मदर और चाइल्ड ऑफ गॉड। अभी 2022 में भी नेटफ्लिक्स ने इसी रियल क्राइम पर मूवी रिलीज की है। एडगिन की ये अजीब दुनिया और ये स्टोरी आज तक प्लेनफील्ड गांव में गूंजती है और हमें ह्यूमन माइंड की एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ देती है जिसको समझ पाना नामुमकिन है। क्या कोई इंसान सच में ऐसी हैवानियत कर सकता है? क्या कोई रात को डेड बॉडीज के साथ ऐसा करने के बाद भी चैन की नींद सो सकता है?